नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आपका ईवीएस पार्ट 2 में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कुछ प्रश्नों के संबंध में, तो चलिए अगली कड़ी में आपको एक बार पुनः मैं जोड़ता हूँ उसी से। चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, आज का पहला प्रश्न है, या कुछ कंटेंट थ्योरी से भी आप समझ सकते हैं प्रश्न या थ्योरी, कि ईद क्या है। तो आप सभी भलीभांति परिचित हैं। ईद एक मुस्लिम त्यौहार, इस्लाम धर्म से संबंधित त्यौहार है और ये रमज़ान के महीने में मनाया जाता है। तो इस बात को आप ध्यान रखें, ईद रमज़ान के महीने में और इस्लाम धर्म का त्यौहार है। क्रिसमस कब मनाया जाता है? तो क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है और ईसाई धर्म से संबंधित है। यहाँ इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाएगा मित्रों महावीर जयंती के बारे में, क्योंकि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। तो आप इसको खास करके याद रखें कि महावीर स्वामी का संबंध जैन धर्म से है और वे 24वें तीर्थंकर हैं। और महावीर जयंती हम चैत्र शुक्ल तेरस, आप सभी इस डेट को याद रखें, क्योंकि ये पिछली रीट में भी पूछा जा चुका है कि चैत्र शुक्ल तेरस को कौन सी जयंती मनाई जाती है। तो महावीर जयंती है। अगला प्रश्न है, गुरु नानक जयंती कब मनाई जाती है? गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है और सिखों के प्रथम गुरु रहे हैं गुरु नानक, और गुरु वाणी ग्रंथ इनसे संबंधित हैं। तो कुछ ये कंटेंट आप याद रखें। अगला प्रश्न हो सकता है आपके लिए पाबू जी के बारे में राजस्थान के लोक देवता के बारे में। तो पाबू जी के लोकगीत होते हैं, उसे कहते हैं पवाड़े, और पाबू प्रकाश ग्रंथ लिखा था आसिया मोड़ जी ने। ये दो ही जानकारी मिलती है एक आपके प्रश्न बनने के संबंध में, तो आप इनको याद रखें। बाकी पाबू जी बहुत बड़ा एक चैप्टर हो सकता है उन पे, लेकिन आप बस इन चीज़ों को जरूर याद रखें, मेरा मानना है वहाँ तक। तेजा जी के बारे में अगर आपसे कुछ प्रश्न पूछेगा, तो लाछा गुजरी की गाय छुड़ाने हेतु प्राण न्योछावर किसने किया? तो तेजाजी महाराज ने किया। अब एक शब्दावली के रूप में आपसे प्रश्न पूछ सकता है, जो ईवीएस में रीट के पिछले पेपरों में भी और रीट के जो पेपर सेटर हैं उनका एक ये तरीका रहा है कि कुछ ऐसे प्रश्न पूछने का। तो जैसे अगला प्रश्न है कि बंधनवार क्या है? तो देखिए मित्रों, बंधनवार से संबंधित बात अगर आपको मैं बताऊं, तो जो दरवाजा होता है और उसकी चौखट पर जो लगी अपनी एक माला होती है, हर घर के दरवाजे की चौखट पर एक लगी हुई माला होती है, तो उसे बंधनवार कहते हैं। ये शब्द बहुत सिंपल है बंधनवार, लेकिन जब इससे प्रश्न जटिल बनता है तो मेरे बहुत सारे मित्र हैं वो इन प्रश्नों को नहीं कर पाते हैं। तो आप कृपया ध्यान रखें, बंधनवार क्या है। चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय विस्थापित जाति कौन सी है? तो वो मित्रों उसका उत्तर हो जाएगा गाडिया लुहार, या उसको अपन हिंदी में कहे गाडोलिया लुहार। तो आप इसको खास ध्यान रखें। एक आपके सिलेबस की जो अगली कड़ी है उसमें महत्वपूर्ण बिंदु है कि अस्थायी प्रकार के निवास किस किस के हो सकते हैं। तो अस्थायी प्रकार निवास होंगे टेंट, तंबू या फिर ढालू छतों के घर। ये दोनों अस्थायी प्रकार के निवास हैं, तो आप इनको खास करके ख्याल रखें। अगला प्रश्न हो जाएगा मित्रों कि जीव जंतु जिनका आवास स्थायी नहीं होता है, आपसे प्रश्न ऐसा भी पूछ सकता है कि स्थायी आवास होता है या स्थायी आवास नहीं होता है। तो आप जिनका आवास स्थायी नहीं है उनके नाम है छिपकली, मच्छर, मक्खी। आप इसको इंपॉर्टेंट करके याद रखें। आपसे ये भी पूछ सकता है इतना सिंपल प्रश्न कि बताइए कुल दिशाएं कितनी हैं? ऑथेंटिक स्रोत कुल दिशाएं 4 होती हैं। आप इसको ध्यान रखें। खिलौने बनाने में कौन सी मिट्टी का उपयोग करते हैं? चिकनी मिट्टी। उसी चिकनी मिट्टी से मिट्टी के बर्तन बनते हैं जिसे चाक कहते हैं, है ना। तो आप ये ध्यान रखें कि चिकनी मिट्टी का क्या क्या उपयोग है। शरद पूर्णिमा कब मनाई जाती है? ये आप थोड़ा सर्च करें, क्योंकि जो त्योहारों के बारे में अमावस्या और पूर्णिमा का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा मैं आपको यहाँ नहीं बतला सकता। तो प्लीज़ आप शरद पूर्णिमा कब मनाई जाती है ये ध्यान रखें। और कृष्ण पक्ष शुरू होता है तो खत्म वो अमावस्या को होता है, और शुक्ल पक्ष शुरू होगा उसके बाद पूर्णिमा को खत्म होगा। इतना थोड़ा बहुत ध्यान रखें इन कंसेप्ट को, कि चंद्रकलाओं से आपके प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। गुरु शिखर संतों का शिखर या आबू पर्वत किस जिले में है? सिरोही जिले में है, और गुरु शिखर की कुल ऊंचाई 1722 मीटर है। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत है, आप इनको ध्यान रखें। सड़क सुरक्षा के बारे में मित्रों आपसे काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न पूछने की संभावना है, लेकिन सड़क सुरक्षा में जो सिंपल सिंपल चीज़ें वो यहाँ मैंने नहीं उल्लेखित की है, क्योंकि आप स्वतः ही उनको जान जाएंगे। लेकिन 2 चीज़ें सड़क सुरक्षा में आप बिल्कुल ध्यान रखें। एक तो सड़क के बाईं तरफ चलना चाहिए। मित्रों, मैंने बाईं तरफ वाला प्रश्न इसलिए लिया है क्योंकि एग्जाम हॉल में जो प्रेशर होता है उस प्रेशर में आप बायां से दाएं से कंफ्यूज हो जाओगे कि दाएं चलें बायां चलें। तो आप कंफर्म याद रखें, सड़क के बाईं तरफ चलना चाहिए। एक ध्यान रखना है कि सड़क सुरक्षा में जेब्रा लाइन का क्या महत्व है। देखिए आगे मैंने जेब्रा लाइन की कुछ लाइन बनाई है, तो ऐसी कुछ जेब्रा लाइन होती है
और सड़क क्रॉस करते हैं उसमें बीच में आती है, तो आप ये ध्यान रखें जेब्रा लाइन किससे संबंधित है, तो भी सड़क सुरक्षा से संबंधित है। अब एक आपसे एक थ्योरी में प्रश्न पूछ सकता है, गोद लेना क्या है? जब हम किसी को अडॉप्ट करते हैं या गोद लेते हैं तो उसका अर्थ क्या है? तो गोद लेने का अर्थ की एक लाइन आप याद रखना, कानूनी संरक्षण प्रदान करना। किसी को भी कानूनी संरक्षण अगर अपन प्रदान कर रहे हैं, वही उसकी परिभाषा गोद लेना है। तो इस बात को आप बखूबी ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं। और अगला प्रश्न हो सकता है वंशानुगत लक्षण। आपसे यूँ प्रश्न पूछ सकता है कि वंशानुगत लक्षण हैं वो हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो देखो उसके 3 ऑप्शन हो जाएंगे, माता-पिता, अपने माता-पिता, दादा-दादी और नाना-नानी। तो ये 3 पीढ़ी आप ध्यान रखें, माता-पिता, दादा-दादी और नाना-नानी। इनसे आपको वंशानुगत लक्षण मिलते हैं, बाकी किसी से नहीं। तो ऐसा कुछ प्रश्न बन सकता है कि इनसे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। अब मित्रों बात आती है अनुवांशिकी के जनक कौन थे? तो अनुवांशिकी के जो जनक हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, और इन मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया। तो प्रश्न आपसे उल्टा सीधा भी बन सकता है, आप ध्यान रखें। अब भारत के महान वैज्ञानिक जिन्होंने डीएनए का राज दिया, हरगोविंद खुराना। ये एक तो इनके बारे में 2 चीज़ आपको याद रखनी है। एक तो ये नोबेल प्राइज़ विजेता हैं, और दूसरा वंशानुगत गुण निर्धारण। इन्होंने जो काम किया वो था वंशानुगत गुण निर्धारण। तो आप इसको इम्पोर्टेंट कर लें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा इस बार, तो आप इसको ध्यान रखें। अगला प्रश्न हो सकता है पीर फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ है? तो गलियाकोट डूंगरपुर में है। कडाना बांध कहाँ है? गुजरात में है। और इस कडाना बांध से इम्पोर्टेंट ये बात है कि यहाँ से जो बिजली उत्पादन होती है उसमें अंश राजस्थान को भी मिलता है। तो ये कडाना बांध गुजरात में है। अब मित्रों इस कंटेंट या इस पीडीएफ का, इस पेज का सबसे अगर कोई इम्पोर्टेंट प्रश्न है तो मुझे लगता है वो ये अगला हो सकता है, शीतला माता का मंदिर कहाँ है? तो शीतला माता का मंदिर एक तो आप पहला याद रखें चाकसू जयपुर में है। दूसरा आपको इम्पोर्टेंट करके ध्यान रखना है, शीतला माता का मंदिर डूंगरपुर में भी है। इस बात को आप खास से ध्यान रखें। फिर डूंगरपुर में और क्या है? सोमनाथ मंदिर या देवनाथ मंदिर, ये भी डूंगरपुर में है। तो यहाँ से 2 प्रश्न बन गए, शीतला माता का मंदिर, सोमनाथ मंदिर, देवनाथ मंदिर कहाँ है? दोनों का उत्तर डूंगरपुर होगा। और एक शीतला माता की जो प्रधान पीठ या बड़ा मंदिर है वो चाकसू जयपुर में है। आज का अंतिम प्रश्न ब्रेल लिपि के संबंध में, कि ब्रेल लिपि क्या है? तो देखिए जो अंधे दिव्यांग हैं उनके संबंध में प्रयुक्त लिपि होती है, पढ़ने के रूप में काम आती लिपि, और इनके संकेत होते हैं वो ABC होते हैं, और ये कुछ उभरे हुए होते हैं। इसमें कुल बिंदु तो 12 होते हैं, लेकिन जो इनके ब्रेल लिपि के जो प्रतिपादक है लुई ब्रेल, फ्रांस के वैज्ञानिक, इन्होंने उन 12 में से कुल 6 बिंदु को प्रेफर किया है। ये आप थोड़ी लाइन ध्यान रखें कि कुल 6 बिंदु को ब्रेल ने प्रतिपादित किया है। और स्टाइल्स शब्द एक है जिसका प्रयोग भी ब्रेल लिपि में होता है, तो आप इसको खास करके ध्यान रखें, इसकी एक शब्दावली है। तो ब्रेल लिपि से आपसे प्रश्न पूछ सकता है, ब्रेल लिपि के प्रतिपादक लुई ब्रेल, संकेत इसमें ABC, अंधे व्यक्तियों के हेतु प्रयुक्त लिपि है। इसमें कुल 6 बिंदु होते हैं ब्रेल लिपि के, लुई ब्रेल के अनुसार, और इसमें स्टाइल से एक शब्दावली है। थैंक यू मित्रों, मिलते हैं अगले कुछ वीडियो में एक बार फिर छोटा सांस लेके, ताकि आपके प्रश्नों की ये सीरीज कभी खत्म ना हो और आपका लेवल फर्स्ट का पेपर बहुत ही अच्छा जाए।